अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डीएम में भी आप मेरे से कोई भी टॉपिक समझना हो उसका लिंक शेयर करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपको स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होगी। ठीक है, 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट, वहां से आप कोई भी टॉपिक चैप्टर 1 से चैप्टर 7 समझ सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसके अलावा कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, मेरी खाली 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट नहीं है, बल्कि मेरी 11th क्लास की एक एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट अलग है और इसी तरह पास पेपर की प्लेलिस्ट अलग है जिसमें मैंने पास पेपर और गेस्ट अपलोड किए हुए। ठीक है, ये भी आपको डीएम में पूछ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जी। हमें पूछा जा रहा है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Characteristics of simple harmonic motion, SHM भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बेटे जो आपने मैट्रिक में याद की थी 10th क्लास में वही यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। वहां आपने 5 की थी, यहाँ तो फिर इसने 2 पूछी है। क्या कोई भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आपने डेफिनेशन में याद किया था, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directed towards mean position। कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह हमारे पास एक पॉइंट हुआ। इसकी मैथमेटिकल भी आप बता सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है किसके? अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट कर लेते हैं हम बच्चों। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि एनर्जी ऑफ बॉडी executing SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, इन इट्स मोशन, उसकी मोशन के दौरान, इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब है बच्चों सेम, कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, तो इस तरह हमारे 2 शॉर्ट को 1-2 इसके पॉइंट्स हो गए। उसने 2 ही पूछे तो 2 बता दिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है? Does the frequency of harmonic oscillator depend on amplitude? क्या फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है? ये पूछा जा रहा है आपसे, ये सवाल है हमारा। ठीक है, ये हमारा सवाल है, तो हम इसका आंसर किस तरह देंगे? हम बताएंगे, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी का हमें फार्मूला पता है 1/t होता है, टी का फार्मूला हमने पढ़ा है 2π m/k, तो रेसिप्रोकल है तो ये k/m। अब देखें इस फार्मूले में ये चीजें हैं जिन पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ये तो हो गया कांस्टेंट, k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और m क्या है? मास। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्प्रिंग कांस्टेंट पे, मास पे। तो इसका मतलब है नो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती जी? एम्पलीट्यूड पे। ठीक हो गया बच्चों, हाँ, एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमें कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन 3 हमें पूछा जाता है क्या एक आइडियल सिंपल पेंडुलम हो सकता है?
ठीक है बच्चों, तो ये जरा चेक करते हैं होता है कि नहीं होता। आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होना चाहिए। तो बेटे सबसे पहले आप बताएंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है जी, तो फिर आप बताएंगे कि हमारे पास रीजन है। रुको जरा सब्र करो, इसकी रीजन भी है हमारे पास। रीजन ये है बच्चों हमारे पास के, हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक आइडियल सिंपल पेंडुलम चाहिए तो आपको उसका जो बोब है, उसका जो मैस है वो हैवी होना चाहिए और एंड स्मॉल साइज का होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, जो आपकी जो स्ट्रिंग है, रस्सी है जिसके साथ आप उसको हैंग करेंगे, ठीक है, वो वेटलेसनेस हो, उसका वेटलेस हो ही ना, वेट ही ना हो उसका। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, जो इतनी वेटलेस होगी उसकी स्ट्रिंग, उस पे वो इतना हैवी मैस हैंग ही नहीं हो सकता, वो टूट जाएगी। ठीक है, वेटलेसनेस नहीं बल्कि एंड इनएक्सटेंसिबल हो। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात में, ये दो कंडीशन है जिनकी वजह से एक आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं है पॉसिबल। ठीक है, हाँ उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है जी, क्या गिवन है जी, क्या पूछा जा रहा है जी हमें, कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, तो उसका टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अगर एक एम्पलीट्यूड को ए बोले, मिसाल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। ये देखेंगे एक डायग्राम है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। अब इसको आपने पढ़ा है, आप इसको लेके आए इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स लगा के, ठीक है, और इस तरह ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। अब इसकी मूवमेंट होगी स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हुई, ये एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, फिर ये, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है ना बच्चों, हाँ मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाए वर्टिकल में, ये एक कंप्लीट साइकिल बना। अब उसने पूछा टोटल एम्पलीट्यूड अगर आपका एक साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना हो बच्चों, ए हो, तो पूरे एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट साइकिल में कितने एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, हाँ टोटल। तो आप बता सकते हैं बेटे, देखें पहले यहां से इधर जाएगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो क्या आएगा ए, फिर वापिस आएगा अगेन ए, मतलब यहां से यहां तक ए है, जाने का ए, आने का भी ए, फिर यहां से यहां जाएगा ए, फिर वापिस आने का भी ए, तो टोटल हो गया एम्पलीट्यूड हमारे पास 4a। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। तो अब इस तरह डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 5 का कहता है व्हाट हैपेंड टू द पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। ठीक है, चलो देखते। ये क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में 10 क्लास में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, एक्सरसाइज का। ठीक है, वहां पर उसने यही बताया गया कि अगर आपके पेंडुलम की जो लेंथ है वो डबल हो जाए, लेंथ डबल हो जाए, तो उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, वो कितना इंक्रीज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा। ठीक है, चले सॉल्व करते हैं। और ये आपको बोर्ड के एमसीक्यू में भी 10 क्लास में आया था। ठीक है, 2 साल पहले 2022 के 10 क्लास के जो पेपर हुए थे 21 के, उसमें ये आया था। ठीक है, हाँ एमसीक्यू। तो बेटे देखिएगा 2022 के एमसीक्यू में आया था। और ठीक है, अच्छा अब इसको हमने फार्मूला पढ़ा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l ओवर g। ये सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा। तो हमें क्या गिवन है, लेंथ डबल हो जाए, चलो फिर टाइम पीरियड पे भी डैश लगा देते हैं क्योंकि हमने लेंथ डबल की है। तो देखिए ये हमने लेंथ को डबल किया, तो अब ये आप देखिए √2 को, अगर हम ये √2 है इसको कॉमन ले लें बाहर, तो ये देखें आप इस √2 को कॉमन ले, तो पीछे हमारे पास ये ऐसे ही रह गया। और ये देखेंगे टी बार आपने कहा ना इसको, हाँ तो ये टी बार ऐसे ही लिख दे,
और ये √2 और ये क्या था, ये किसके इक्वल है, टाइम पीरियड के। तो इस तरह ये इसके कितने टाइम हो गया, √2 टाइम। ये आपको एमसीक्यू आया था 2021 के बोर्ड के पेपर में 10 क्लास में, ठीक है। हाँ जी, जिन जो इस वक्त सेकंड ईयर में बच्चे उनको आया था। खैर तो बेटे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसने पूछा कितना होगा, आप बताएंगे √2 टाइम। √2 कितना होता है ये भी आप बता सकते हैं, आई थिंक 1.41 होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बेटे इसी तरह क्वेश्चन 5 में नेक्स्ट हमें पूछा जाता है कि अगर हम मैथ्स को डबल कर दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बताएंगे नो। क्यों? कि पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों डिपेंड करता? ये फार्मूला 2π√L/G, ये डिपेंड करता है सिर्फ लेंथ पे और जी की वैल्यू पे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा जाता है कि क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन पूरी मोशन में एसएचएम में कांस्टेंट रहता है हमारा? क्या डज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है पूरी मोशन में? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पहले तो आप बताएंगे नो, सिंपल आप बोलेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल भाई, क्या ऐसी वजह है? तो आप इसकी आप रीजन बताएंगे, आप बताएंगे क्या, आप पहले इसकी आप कहेंगे रुको सफर करो, हम आपको इसकी रीजन भी बताते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। हाँ चले, तो रीजन क्या है बच्चों? आप बताएंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वहां एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा। मतलब अब मीन पोजीशन है हमारे पास, मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट्स व्हाई। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरह आप ये बताएंगे। और चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन 7 हमें गिवन है जी, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल एंड डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। तो बेटा सिंपल सी बात है, मेरा फेज वाला टॉपिक आप सुन सकते हैं। फेज एंगल क्या होता है, तो इसको आप सिंपल बता सकते हैं एंगल, ऐसा एंगल विच स्पेसिफाइज, जो शो करे, बताए, क्या चीज बताएगा जी? 2 चीजें बताएगा। कितनी चीजें? 2। एक डायरेक्शन ऑफ मोशन कि किस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह ये हमारा फेज एंगल है। आप चाहे इसकी डायग्राम भी साथ बना के बता दें और साथ उसका फार्मूला भी लिख दें कि ये फेज एंगल जो हमारा फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एक्स नोड ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी आप साथ इधर डायग्राम भी बना सकते हैं। ये ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे, ये सेंटर है और ये यहां से यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये आप बोलेंगे ये ओमेगा टी है और ये क्या है फाइव, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जब आपका मूव ही नहीं करेगा, फाइव 0 होगा, इसका मतलब ओमेगा टी सिंपल आएगा। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन 8 है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन, किन कंडीशंस पे the addition of 2 simple harmonic motion produce a resultant which is a simple harmonic, ठीक है। हाँ, ये हमसे वो कंडीशंस पूछ रहा है, ऐसा कब होगा कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सम करें, एडिशन करें और उनका रिजल्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। हाँ, ये बताना जी। तो बेटे इसका आंसर ये है हमारे पास कि उन दोनों को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड बी पैरेलल, ठीक है, एंड शुड बी सेम फ्रीक्वेंसी। क्या होना चाहिए?
सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और इसी तरह हमें बताना है कि उनका जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये भी आपको समझा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें सेम होंगी, इसका मतलब है वो दोनों क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मैं अब आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, एक ये है डायग्राम, चले, एक ऑब्जेक्ट जिसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आ रही है, ठीक है, हाँ लेट ये आ रही है। अब ये देखिएगा बड़े ध्यान से, जहां पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है वहां पे दूसरी का भी 0, जहां इसका मैक्सिमम वहां दूसरी का भी मैक्सिमम अगर है तो तभी ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये देखें, अब ये इसके साथ 0 हो रही है, फिर 0, अगेन 0, फिर 0। तो इस तरह देखें, जिस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम है इधर भी उसके मैक्सिमम है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि साथ साथ चल रही है, ठीक है। हाँ, ये फेज डिफरेंस भी सेम है, जहां ये 0 ये भी 0, ये 90 ये भी 90, ये पाई ये भी पाई, ठीक है, ये 2 पाई, इसलिए ये सारा सेम आ रहा है, ठीक है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही है और पैरेलल भी है दूसरे। तो ये इसकी कंडीशन आप डायग्राम बना के बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट के एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड वेलोसिटी इज 0 व्हेन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ये शो करना है हमने, ठीक है। तो बेटे हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, हमें याद है, हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और इसी तरह आपको फार्मूला याद होना चाहिए एक्सेलरेशन का, ये फार्मूला है, और वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था ओमेगा इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि एट मीन पोजीशन पे बच्चों क्या होता है, आपको याद होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है जी, 0, जिसे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 आएगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी बच्चों, ये 0 मतलब ये इसका स्क्वायर, इससे कैंसिल, ओमेगा एक्स नॉट, ये वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम आ गई, ठीक है। हाँ, तो एक बात तो पता चल गई, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये तो प्रूफ हो गया। दूसरा, वेलोसिटी कब 0 होती है जी, एट मीन पोजीशन पे क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जब एक्स नॉट आएगा तो देखिएगा एक्सेलरेशन आपका हो गया जी एक्स नॉट, तो एक्सेलरेशन ये आ गया मैक्सिमम। लेकिन वेलोसिटी में देखते हैं जी, वेलोसिटी ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, ये भी एक्स की जगह आप एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 आएगी वेलोसिटी। तो बेटे पता चल गया, आप बताएंगे इस तरह के मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम जबकि एक्सेलरेशन 0, जबकि एक्सट्रीम पे इसका ऑपोजिट है, ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हमने कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों, 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है जी, दो इक्वेशंस गिवन है जी। पहली इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। हाँ, अब कहता है इसमें की सारी टर्म्स बताएं क्या है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो y है बच्चों, ये हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और ये जो a है, ये है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये दोनों क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हमारा फेज एंगल है, एक उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो कर रहा है और एक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो ये फार्मूला भी हो गया। और दूसरा फार्मूला जी हमारे पास एक्सेलरेशन का, कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसमें बताओ जी ये सब क्या है, तो आप बताएंगे ए हमारा एक्सेलरेशन है, ए हमारा एक्सेलरेशन, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, और ये जो x है ये हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ, ठीक है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है जी, कहता है आपने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसकी? बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इसका मेरा पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। आप उस वीडियो में जाके उसको समझ सकते हैं पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट पूछा तो बेटे हम बता देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो बेटे आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला है 1/2 kx² एट एन इंस्टेंट के लिए, ठीक है। हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला जी हमारे पास 1/2 kx² माइनस x², ठीक है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह आगे बात कर लेते हैं बच्चों। टोटल एनर्जी जो इन दोनों का क्या है बच्चों, सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चले वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों हमारे पास 1/2 kx², काइनेटिक है 1/2, इस वैल्यू ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, kx² माइनस 1/2 kx²। तो प्लस का kx² माइनस से कैंसिल, खाली क्या आया 1/2 kx² तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी फाइंड हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिस, और ये हर पॉइंट में हमारी एनर्जी ये आती है, वो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, डिस्क्राइब सम फिनोमेना विच रेजोनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे फिनोमेना बताए जिनमें रेजोनेंस होती है। तो बेटे आप बता सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले आप कहेंगे जी रेडियो में ये होता है, ठीक है। रेडियो में जो आपके पता है आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, आपकी मोबाइल की वही फ्रीक्वेंसी होती है जिससे आपको वो आवाज सुनाई देती है उस स्टेशन की जो आप अपलोड करते हैं, मतलब रेडियो सेट। दूसरा जी माइक्रोवेव ओवन, जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, बेकिंग करते हैं, ठीक है ना, पिज्जा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बेकिंग का कोई भी काम करते हैं, माइक्रोवेव ओवन। और तीसरा आता है बच्चों हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट की आप ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो आप लोगों को म्यूजिक अच्छा हो जाता है, अगर डिफरेंट होगी तो वो शोर हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी, कहता है इन अ स्प्रिंग मैस सिस्टम, अगर आपने उसको हैंग किया वर्टिकल, अच्छा तो क्या होगा इसकी मोशन में, इसको ऑसिलेशन में आप ऐसे छोड़ते हैं लाके, ठीक है, यहाँ पे, और फिर इसको छोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, वापिस आएगा ऊपर, रुकेगा और ये इसना ऑसिलेट करेगा। और रुक क्यों, क्या होगा इसकी मोशन में, आप बोलेंगे इट विल कम टू रेस्ट। क्यों आएगा, ड्यू टू सम एयर रेजिस्टेंस प्लस डैम्पिंग फोर्सेस। तो इन चीजों की वजह से ये रुक जाएगा। और इस तरह ये हमारा चैप्टर 7 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।